स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू द फर्स्ट लिंक इट टेक्स यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स के बारे में, यानी कि ओबीडी के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट हर गाड़ी में लग गया है। तो आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ा इस तरह का ऊटपटांग चीज ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक। तो समझिए व्हीकल के इंजन जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, यानी कि आजकल का इंजन में इतना फचांग है कि उसका कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब एक फचांग ये डाला गया है कि एग्जॉस्ट गैस को वापस इनटेक में डालो। मजाक भी नहीं कर रहा, एक्चुअली है एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। तो समझना बहुत जरूरी है, बहुत सारा चीज है। अब ये सारे चीज को मैनेज करने के लिए बहुत सारा सेंसर है, बहुत सारा सेंसर को चलाने के लिए ईसीयू है, तो बहुत सारा फचांग बढ़ जाता है। तो यही समझिए कि उस सबको देखो कैसे, समझोगे कैसे कि क्या हुआ है। तो इसीलिए चाहिए कोई डायग्नोस्टिक के लिए। फिर हो गया हम लोग को क्लीन एयर चाहिए, यानी कि हवा में जो पॉल्यूटेंट्स आ रहा है, CO2 को हटाइए, पॉल्यूटेंट्स जो आ रहा है जैसे कि नॉक्स हो जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाए। अगर इंजन ठीक से फ्यूल को नहीं जला रहा है बहुत प्रदूषण होगा। डीजल में ये बहुत बड़ा समस्या है। मतलब डीजल एक्चुअली बहुत अच्छा फ्यूल है, लेकिन उसको जला पाना सही से बहुत मुश्किल है और वो नहीं कर पाते, इसीलिए डीजल का इमिशन ज्यादा होता है। मतलब CO2 एक्चुअली कम होता है, लेकिन वो प्रदूषण अगर अगर इंजन बढ़िया नहीं है तो, इंजन बढ़िया बम बम, इंजन बढ़िया नहीं है तो बहुत प्रदूषण करेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग को, हर लोगों को साफ हवा चाहिए। ठीक है, तो साफ हवा के लिए ठीक है, कंपनी क्लेम तो कर देगी, अब बात की वेरीफाई कैसे करोगे कि सही में हो रहा है कि नहीं, या क्योंकि कोई भी सिस्टम आप ऐसा नहीं बना सकते जो कभी खराब ही नहीं हो, तो गड़बड़ होने पे पता कैसे चलेगी क्या गड़बड़ हुआ है। तो ये सब के लिए भी कुछ चाहिए जो डायग्नोस्टिक कर सके। और ये समझिए गाड़ी में बहुत सारा सब सिस्टम होता है। मतलब समझ रहे हैं, आजकल के गाड़ी में बहुत वायरिंग लगता है। और मैं सस्ती गाड़ी की बात कर रहा हूँ, महंगे महंगे गाड़ी में तो मतलब सीट के लिए मोटर्स लगे हुए हैं, तो बहुत ये होता है, वायरिंग्स होते हैं। और जैसे इंपॉर्टेंट सिस्टम भी है, जैसे आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये सब का जो पंप है, ये सब अगर गड़बड़ा गया तो दिक्कत हो जाएगा। फिर आपका टायर प्रेशर मॉनिटर, तो बहुत सारा चीज़ है। तो ये सब जो बिगड़ेगा तो इसके लिए कैसे काम करेगा। आपका गाड़ी में एक चीज़ देखेंगे जो बाय लॉ रिक्वायर्ड होता है, जिसे कहते हैं चेक इंजन लाइट। एक तो छोटा सा लाल बत्ती जलता है। अब रहा बात उससे पता क्या चले, उससे बस ये पता चलता है कुछ गड़बड़ाया है, क्या गड़बड़ाया है वो कैसे जानिएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और रहा बात कि अगर सब कंपनी अपने हिसाब से बनाने लगे, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक अपने हिसाब से बनाने लगता, जनरल मोटर अपने हिसाब से कुछ बनाने लगता, टोयोटा अपने हिसाब से बनाने लगता, सुजुकी अपने हिसाब से बनाने लगता, सब बनाने लगता, तो किसी का मतलब मोनोपोली बन जाता। तो वो समस्या को सॉल्व करना था, और मोनोपोली से बहुत लोगों को दिक्कत होता है, कंपनी को भी दिक्कत होता है, शॉर्ट टर्म में फायदा होता है इसीलिए वो लोग कूद जाते हैं, लॉन्ग टर्म में उनको भी नुकसान होता है। तो कुछ ऐसा चाहिए जो आजकल का जो हमारा गाड़ी में हुआ हो रहा है उसे मैनेज कर सके। तो इसीलिए इजाद हुआ ओबीडी का, यानी कि ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक। अब रहा बात ये समझना बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट लॉ बनाया उससे पहले ही यह आ चुका था, क्योंकि ईसीयू यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जहां हम लोग का गाड़ी का इंजन 70s to 80 में इलेक्ट्रॉनिक्स पे शिफ्ट हो गया। तो उस टाइम से सबको चाहिए था कि रीड आउट करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के भरोसे आपका गाड़ी चल रहा है। आप उसमें ये नहीं कि लीवर डाल रहे हो, कार्बोरेटर खुल रहा है, वो सब जमाना कब का जा चुका है, कब का जा चुका है। मतलब सुन के अजीब लगता है, लेकिन वो जमाना था ही नहीं। मतलब एक्चुअली मेजोरिटी लोग इंडियंस कभी उस जमाने में गए भी नहीं, क्योंकि आपका जो थ्रॉटल पैडल है वो लिटरली बात कर रहा है इंजन कंट्रोल यूनिट से कि कितना फ्यूल पल्स करना है, फ्यूल इंजेक्टर से करना है। तो बहुत सीरियस बात पड़ गया कि हम लोग को चाहिए जो रीड आउट करे। तो लोगों ने बनाया, लेकिन वो सब मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक था, यानी कि अगर टोयोटा की गाड़ी में कोई धांधली हो गया तो टोयोटा ही संभाल सकता है और कोई नहीं छू सकता उसको। वही जनरल मोटर्स में हो, इधर उधर सब में वही दिक्कत था कि सब अपना स्पेसिफिक रखते थे। तो रहा बात कि 1988 में कैलिफोर्निया में, इस टाइम में समझिए अमेरिका में पोल्यूशन बहुत आ रहा है, जैसे कि आज दिल्ली का हवा, वैसे वहां हो गया था 1988 में। तो वो लोग सीरियसली पड़ गए कि नहीं भैया इमिशंस घटाना। मैं एकदम क्लियर कर दूं, इमिशंस के पीछे वो पड़े, CO2 के पीछे नहीं। आपका नॉक्स इमिशन के पीछे फॉग, बेसिकली जो फॉग हो जा रहा था उसको घटाने के लिए वो लोग पड़ गए। तो वहां पे उनको था कि कोई तरीका चाहिए जिससे कि हम कंपनी को कह दे, कंपनी बोली हाँ हमने कर दिया, लेकिन वो कर रहे हैं कि नहीं, कुछ तो चाहिए ना बैक एंड फोर्स करने के लिए। तो OBD1 को इजाद किया गया। पहले ऐसा आता था, मतलब आपका पिन लगा लगा के उसको आप देखो कि कैसा है, लेकिन वो कस्टम था, मतलब कि मर्सिडीज कुछ अलग तरीके से किया, कोई और किसी और तरीके से किया। मतलब अर्ली स्टेज था, OBD1 बहुत अर्ली स्टेज था। तो वहां से उसको ये समझ लिए OBD1 को बाय लॉ लगा दिया, लेकिन उस टाइम वो सिर्फ कैलिफोर्निया का लॉ था, यानी कि वो जुरिस्डिक्शन में सब लोग इस्तेमाल करेंगे, बाहर वाले को कोई जरूरी नहीं था। लेकिन वहां से अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों को अच्छा लगा। उसके बाद OBD2 यूएसए ने उस आइडिया को लेके उसे पूरे कंट्री में लगाया। ये किया गया है 1996 में, इसीलिए OBD2 आप लोग बार बार सुनते हैं, क्योंकि OBD1 आया था पहले, लेकिन उसमें जितना मतलब बोल रहे बहुत लुचपुच डिजाइन था। वो लुचपुच डिजाइन से ढंग का डिजाइन जो आप और हम आज इस्तेमाल करते हैं वो है OBD2। ये 1996 में यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ये आइडिया अच्छा है,
क्योंकि कंपनी क्लेम कर देती है कि भैया आपका सेंसर से हम मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन सेंसर बिगड़ा, आपका गाड़ी का इंजन बंद नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होता है आपका गाड़ी खराब हो जाता है, तो गाड़ी चलता रहेगा, तो लेकिन चेक इंजन लाइट जलेगा। अब वो आप ले जाइए, वो वहाँ पे सेंसर लगा के, ये मतलब डायग्नोस्टिक टूल लगा के बिप कोड निकाल देगा, बिप कोड से अच्छा ये गड़बड़ा है, ये सेंसर बदलो, ठीक है, फिर से इमिशन मेंटेन हो जाएगा। तो वो करने के लिए आइडिया अच्छा था, लेकिन उसको थोड़ा और इम्प्रूव करना था, तो ये इसको हटा के OBD2 लाया गया। और ये समझ लीजिए यूएस ने धीरे धीरे गाड़ी में लगाना शुरू किया। फिर होता है 2001, उस टाइम में यूरोपियन यूनियन बोला ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है, तो ये उन्होंने अपना पोत दिया यूरोप में, तो उस यूरोप में नाम बदल दिया, उसको EOBD कह दिए, यूरोपियन OBD है बेसिकली, है वही चीज़, मतलब फंडामेंटल लेवल पे सेम चीज़ है। फिर 2006 के आसपास में अगर आप देखेंगे, उस टाइम आपको ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ का तो पता नहीं, साउथ का तो पता है, चाइना, सब लोग 2006 तक में पूरी दुनिया में OBD2 आपका चल गया। यानी कि अभी के टाइम में कोई भी गाड़ी बना रहा हो, कहीं पे भी बन रहा हो 200 देश में, जनरली OBD2 प्रोटोकॉल ही फॉलो करेगा। और इंडिया में 2010 से BSI-4 से स्टार्ट हो गया था वो बेसिक OBD सिस्टम। उससे पहले भी था, क्योंकि बोल रहा हूँ, अगर इंडिया में टोयोटा का गाड़ी ले रहे हो तो उसमें तो बहुत पहले से था, क्योंकि टोयोटा उसके लिए बना ही रहा था, जापान के लिए बना रहा था, अमेरिका के लिए बना रहा था, तो डाल दे रहे थे इंडिया वाले में। तो 2000 से BSI-4 में ही बाय लॉ लगा दिया गया, और उसके बाद गाड़ी धीरे धीरे बढ़ने लगी। 2010 तक में ये गाड़ी खुल चुकी थी। फिर 2023 में, यानी कुछ ही साल पहले, OBD2 स्टेज ए आया। स्टेज ए में ये कर दिया कि बाइक्स में लगाया जाए। बाइक्स में बहुत जनरली लोग उतना नहीं सीरियस थे, और कारण ये था कि बाहर की दुनिया में बाइक बिकता नहीं है, वो लोग कुछ करेंगे नहीं तो हम लोग थोड़े कुछ करेंगे। तो हम लोग को बहुत टाइम लग गया, 2023 लग गया कि भैया इंडिया में बहुत बाइक बिकता है, बाइक से थोड़ा सा भी पोल्यूशन होगा, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा, तो वो बाइक में लगाया गया। और 2025 में OBD2 स्टेज बी रोल आउट हो रहा है। स्टेज ए मतलब गाड़ी बाइक्स में लगाओ, स्टेज बी रोल आउट हो गया है कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करो, यानी कि जो इमिशंस का जो सेंसर है वो पूरा आपका डेटा, मतलब जितना बार भी चाबी चालू होगा वो डेटा रिकॉर्ड करता रहेगा, और वो आपका बाद में निकाल के देखा जा सकता है कि कहाँ बिगड़ रहा है कि नहीं। और अगर कुछ उसमें टेम्पर प्रोटेक्शन भी डाला गया कि आप छेड़ के डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम होगा, माइलेज थोड़ा सा कम होगा, बहुत तो कंपनी को उतना नहीं पसंद है, तो कंपनी कई बार ये करती है, चूना लगा देती है कि ठीक है, आपका वो डिटेक्ट कर लेगी, डायनोमीटर में टेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है कि वो टेस्टिंग में आपका एकदम चकाचक क्लीन एग्जॉस्ट आ रहा है, लेकिन माइलेज खराब है, तो आप तो जो अलग अलग चीज होता है, माइलेज अलग से नापा जाता है और आपका ये इमिशन अलग से किया जाता है। तो इमिशन में साफ इमिशन दिखा दिया, माइलेज में अच्छा माइलेज दिखा, पता चला भैया जब लोग चला रहे तो प्रदूषण हो रहा है। वॉक्सवैगन बहुत गंदा धांधली किया था इसमें, तो ये समझना बहुत जरूरी है। वो सब समस्या को सॉल्व करने के लिए ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग डाल दिया गया और डेटा लॉगिंग डाला गया है, यानी कि वो ऐसा नहीं कि ये हो रहा है, इसका पूरा हिस्ट्री है सर, 6 घंटा इंजन चला, 6 घंटा में कैसा 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 रहा, सारा देख सकते हैं। तो ये OBD का आइडिया था। अब रहा बात, वो तो आइडिया है, बनाया कैसे गया? तो बनाया गया था, ये समझ लिए कि अभी के टाइम में अगर आपको OBD समझना है तो OBD2 पकड़िए, वो ऑलमोस्ट ग्लोबल डिफॉल्ट है। अब इसमें होता है, जैसे हम लोग ये कहते हैं, ये है 16 पिन डेटा लिंक कलेक्टर, DLC कई बार कहते हैं, और इसमें 3 ब्लॉक होता है जनरली। आपका समझ लीजिए 3 ठो पिन को हमेशा आइसोलेट रखा जाएगा। उसमें होगा एक पिन जो आपका चैसी ग्राउंड है, जैसे नंबर 4 कहते हैं। फिर एक हो गया सिग्नल ग्राउंड आपका 5 नंबर पिन हो गया। और फिर हो गया 16+, वो लास्ट है, वो बैटरी पॉजिटिव है, यानी कि बैटरी डायरेक्टली हमेशा उससे कनेक्टेड रहता है। बहुत सारा डैश कैम उसी के भरोसे चलता है, उसमें मतलब OBD में लगा दो, क्योंकि डैश कैम में जनरली, जैसे अभी मेरे गाड़ी में डैश कैम है, वो सीधा है कि जब तक चाबी चालू है, इंजन चालू है, तब चल रहा है, अगर चाबी हटा दिए तो नहीं रिकॉर्डिंग करेगा। बहुत सारे डैश कैम में सेंटरी मोड रहता है कि वो हमेशा रिकॉर्ड करता रहे, तो उसको अलग उसको चाहिए बैटरी से कनेक्टेड रहना, तो वो इस पोर्ट का इस्तेमाल करेगा, कोई वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, उसमें हमेशा करंट रहता है। तो वही समझ लिया, ऐसे ये मतलब फिक्स्ड है, ये हर गाड़ी में, चाहे किसी भी मैन्युफैक्चर हो, किसी भी कंट्री में हो, ये फिक्स रहेगा। फिर हो गया, आप समझिए गवर्नमेंट ने हर पिन के लिए लॉ नहीं लगाया, ठीक है, कि मतलब ये सारा पिन आप फॉलो करो, नहीं, वो कुछ पिन के लिए उन्होंने लगा दिया कि भैया जैसे आपका ग्राउंड पिन हो गया और ये हो गया कि मतलब ठीक है ये पावर पिन है। फिर उन्होंने बोला कि कुछ पिन पे हमको चाहिए, जिसे कैन बस कहते हैं। कैन बस का मतलब होता है कंट्रोल एरिया नेटवर्क, जैसे लैन होता है ना, वैसे कैन होता है एक तो कैन नेटवर्क चाहिए। ये 2 वायर डिफरेंशियल है, इसी के भरोसे डेटा भेजते हैं, और ये जनरली 250 या 500 किलो बिट्स पर सेकेंड पे डेटा भेज सकता है। अब रहा बात की बचा हुआ पिन्स का क्या होता है, यहाँ पे कंपनी अपना कर सकती है, मतलब कि आपने इतना बेसिक डाल दिया, बेसिक बेसिकली समझ लीजिए आपका चैसी ग्राउंड हो गया, सिग्नल ग्राउंड हो गया, और आपका पॉजिटिव रेल हो गया, और फिर आपका 2 मतलब कि आपका ये कैन हाई और कैन लो डिफरेंशियल सिग्नल है, 6 नंबर पिन और 14 नंबर पिन, इसका इस्तेमाल कीजिए, आपका ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, मतलब ज़्यादा पिन नहीं चाहिए उसके लिए। अब रहा बात की और क्या क्या ऐड करना है, वो डिपेंड करता है, कुछ कुछ कंपनी इसमें दूसरा 1850 प्लस का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती है, कुछ लोग पुराना प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं जो K लाइन
करके था, लेकिन बेसिकली कैन बस अगर आप रीड कर ले तो 99% काम हो जाता है। अब कंपनी है जैसे BMW है, बोलेगी भैया ये 2 पिन में हम ये एक्स्ट्रा हुलुलुलु करेंगे। फिर कुछ और कंपनी है कि भैया ये पिन में हम एक्स्ट्रा हुलुलुलु करेंगे। सब लोग अपने हिसाब से करते हैं। तो वही समझिए 3 है, मतलब पावर का लॉक किया गया है, प्रोटोकॉल के लिए कैन बस यूज़ किया गया है और उसके बाद खाली छोड़ दिया गया है बचा-उचा पिन को कि आपको जो उसमें पोंछना है पोतिए, आपकी मर्ज़ी है। तो इसीलिए अगर आप कोई कैन बस का जेनेरिक रीडर लेते हैं, उसमें काफ़ी डेटा मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप कंपेयर करेंगे उसका कोई ब्रांडेड मतलब जैसे अगर टोयोटा का गाड़ी है, टोयोटा के डीलरशिप में उनका जो ओबीडी रीडर है, चूँकि वो टोयोटा ने बनाया है, वो बाकी सारा एक्स्ट्रा पिन से अगर डेटा आ रहा है उसको भी पढ़ सकता है, तो वो ज़्यादा प्रिसाइज़ बता पाएगा। हर कंपनी वैसे धांधली नहीं करती, लेकिन जनरली लग्ज़री गाड़ी में सब धांधली होता है। या डिपेंड करता है कंपनी के मूड पे, किसी-किसी मॉडल में नहीं धांधली करती, किसी-किसी में बहुत करती है। तो ओबीडी, अब ओबीडी में आपका ये समझिए बहुत सारे मोड होते हैं। तो ओबीडी का जो जनरली एक मोड होता है, ओबीडी मोड 1। मोड 1 में लाइव डेटा रीड आउट होता है, यानी कि यहाँ पे अगर आप प्लग लगाए तो आप लिटरली मतलब इंजन का आरपीएम, जैसे बहुत सारे सस्ते गाड़ी में इंजन का आरपीएम नहीं है, आप ये लगा सकते हैं। मैंने भी खरीद के लगाया था, अच्छा नहीं लगा, बट ट्राई कर सकते हैं आप कि अगर इंजन में आरपीएम का नहीं है, ओबीडी पोर्ट लगाइए, आर्डुइनो से आप बना सकते हैं। नीचे वीडियो दे दिया कि आप आराम से आरपीएम पढ़ सकते हैं। आरपीएम डेटा वो रीड आउट करेगा, किलोमीटर मतलब, और बहुत सारा चीज़ का डेटा रीड आउट देगा, बहुत सारा। और ये लाइव डेटा है, मतलब गाड़ी जो हो रहा है वो हमेशा करता रहेगा। एक्सीलेटर कितना दबाया उसका परसेंटेज जाता रहेगा, क्योंकि देखे होंगे आजकल एक्सीलेटर इंजन से कनेक्टेड नहीं होता, वो वायर से कनेक्टेड होता है। तो वो लाइव डेटा रीड आउट है जो आप लॉग भी कर सकते हैं, और वो हमेशा बताता रहेगा कि इंजन का आरपीएम कितना है, स्पीड कितना है, वो सारा वो बताता रहेगा। और इसके बाद दूसरे बहुत सारे मोड है, जैसे कि एक मोड है मोड नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टोर डायग्नोस्टिक ट्रबल रहता है कि मतलब गाड़ी में हुआ क्या, जैसे गाड़ी छींका, अरे क्या हुआ भाई, तो वो डेटा कहाँ रखा जाएगा, वो डेटा रखा जाएगा मोड 3 में। यानी कि आपका स्कैनर बोलेगा भैया मोड 3 में क्या है, तो मोड 3 में बोलेगा हाँ भैया ये इशू हुआ था, ये ले जाओ, ये इशू हुआ था, ले जाओ। तो मोड 3 में आपका डीटीसी रहता है। तो डीटीसी है आपका डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड्स, यानी कि इस तरह का कोड रहता है P0782। अब नंबर बदल सकता है, लेकिन रहा बात की इसका आइडियली था कि सारे मैन्युफैक्चरर्स फॉलो करेंगे, किए लेकिन आधा अधूरा किए। यानी कि जैसे ये कोड आपको एक ठो में बताएगा कि आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में दिक्कत है, दूसरे में बताएगा भैया आपका गाड़ी का ये जैसे एबीएस फेल हो गया है। वो सेम होना चाहिए था बाय लॉ, लेकिन नहीं हुआ, ढीला कर दिया कहीं पे, बट काम करता है। मतलब क्या पहला अक्षर जो है वो मतलब उसमें जो बिट डेटा आ रहा है, अगर उससे बी पढ़ा रहा है तो उसका मतलब बॉडी में कोई इशू है, सी पढ़ा रहा है तो चैसी में कोई इशू है, पी पढ़ा रहा है तो पावर ट्रेन में इशू है, यू पढ़ा रहा है तो नेटवर्क कम्युनिकेशन में इशू है। मतलब नेटवर्क कैन बस जो है अंदर में बहुत सारी चीज में नेटवर्क से रहता है गाड़ी में। फिर स्टैंडर्ड कोड मतलब कि जो आईएसओ स्टैंडर्ड है, और फिर आपका मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक कोड, यहीं पे धांधली कर दिया, सब अपना मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक कोड कर दिया। इसलिए रीडर बनाना जो मतलब इसको पढ़ ले वो बहुत आसान है, आप डेटा निकाल सकते हैं। वो डेटा कह क्या रहा है ये आप नहीं पढ़ पाएंगे जब तक आपको कंपनी का मैनुअल नहीं रहे, या कंपनी कैसे कर रही है वो नहीं पता रहे। मतलब होंडा का, सर होंडा कहना क्या चाह रहा है वो समझना मुश्किल है, होंडा वाले को ही पता है क्या पड़ेगा। टोयोटा वाला क्या चिल्ला रहा है वो टोयोटा ही जानेगा, क्योंकि वो जैसे ही मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक कोड आता है हुलुलुलु। फिर वही स्पेसिफिक कोड, आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके लिए तो ऑब्वियसली आपको लुकअप टेबल चाहिए। फिर आपका वो सेकेंडरी एयर इंजेक्शन सिस्टम, फ्यूल सिस्टम्स, इग्निशन सिस्टम, एग्जॉस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, वो सारा चीज इसमें है, बट लोग थोड़ा बह गए उसमें। बट काम करता है, मतलब कि यही है मतलब जो आप इसको लगाएंगे वो कोड बताएगा, वो कोड से मैकेनिक को तुरंत पता चलेगा ये धांधली हुआ है ये। और आपका मोड 4 जो हर इंडियन मैकेनिक इस्तेमाल करता है, मोड 4 उसे डिलीट कर दो। मतलब कि अगर आपका गाड़ी चल रहा है और फालतू का रेड लाइट लगा, आप परेशान, आपको उतना लोड नहीं लेना इमिशन का, लगाओ मोड 4 कर दो, फिर डिलीट कर दे, गाड़ी चलाते रहो। अगर कुछ सीरियस बिगड़ा है तो बात अलग है, तब आप इंजन बर्बाद कर देंगे, लेकिन अगर कुछ माइल्ड इशू है तो डिलीट कर देते बहुत लोग। वो आग के साथ खेलने वाला है, बट देना तो था ही कंपनी को कि रीसेट करो, नहीं तो क्या दिक्कत होगा। तो वो मोड 4 में कि भैया मोड 4 मतलब ईसीयू बोलता है ठीक है हम भूल जाते हैं सारा प्रॉब्लम, फिर से आगे तो बात अलग है। कई बार लोग करते हैं वैसा, कारण ये रहता है कि इंजन को लग रहा है कि गड़बड़ है, कि सही में कुछ गड़बड़ है। तो कई बार होता है कि रीस्टार्ट करने से ठीक होता है, और लेकिन कंप्यूटर अभी भी पुराना मेमोरी में चल रहा है, तो कई बार लोग मोड 4 को फ्लश करते हैं कि भैया एक बार फ्लश करके देखें। बट आपके साथ खेलना है, मतलब समझदार लोग के लिए समझदार चीज है, नौटंकी लोगों के लिए खतरनाक चीज है। तो अब बात करते हैं, वो तो हो गया इंप्लीमेंटेशन। अब बात करते हैं यूटिलाइजेशन के बारे में। तो इसका काम सिर्फ एक है कि मतलब मैकेनिक आए, मैकेनिक को बहुत कम टाइम लगे पहुंचने तक में दिक्कत क्या हुआ है। अगर उसको पता है कि एयर इनटेक मैनिफोल्ड में दिक्कत है, तो उसे सिर्फ वही खोल के देखना है कि भैया एयर इनटेक वाले में क्या आता है, आपका ये सेंसर है, वो सेंसर है, ये फचांग है, वो फचांग है। उसको उतना तो पता चल ही गया कि यहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, उसको चेंज करो, उसको ठीक करो। तो उसका टाइम जो है, कितना टाइम लगे उसको डायग्नोस्टिक करने में, वो कम कर देता है।
दूसरा, अब जहाँ पे अगर आप बड़ा गाड़ी इसके बारे में बात कर रहे हैं, बड़ा गाड़ी यानी मतलब फ्लीट्स, मतलब कई सौ गाड़ी है, मतलब अगर स्कूल सब भी आजकल देखते होंगे आराम से, कुछ बड़े बड़े स्कूल हैं जिसमें 10 बस हैं या 12 बस हैं, या डिलीवरी वाले, माई गॉड, उन लोगों का तो मतलब पूरा काफिला चलता रहता है, बस का, छोटा पिकअप ट्रक सबका। वो सब में अगर आप ओबीडी डेटा लॉगर लगाते हैं जो इस तरह का रहता है, वो डेटा लॉग कर करके आप आराम से फ्लीट वाइड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उससे फायदा होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने डिलीवरी ने इतना पिकअप ट्रक खरीद लिया, मान लीजिए 100 पिकअप ट्रक खरीद लिया आराम से महिंद्रा से, एक मॉडल का, सब में उन्होंने लगा दिया डेटा लॉक कर रहे हैं, हर महीना वो डेटा लॉक है, उसमें दिखा भैया एक गाड़ी का डेटा एवरेजिंग से थोड़ा ज्यादा नौटंकी कर रहा है, तुरंत उसको पकड़ेंगे भैया क्या गड़बड़ हुआ है, दिख जाता है। बहुत सारा, देखिए मैथ में समझना बहुत जरूरी है। एक सिंगल पॉइंट डेटा यूजलेस होता है, सिर्फ मैं एक गाड़ी का डेटा दूं, आप नहीं जानते उसका क्या मतलब, 100 का दो, तुरंत पता चल जाएगा भैया इसमें कौन सही है कौन बिगड़ रहा है। और फिर मान लीजिए उसमें कई बार ये भी होता है कि अरे ये होता है कि बहुत सारे में होता है इनका ऑक्सीजन सेंसर गलत सप्लायर ने बताया, बार बार ऑक्सीजन सेंसर फेल होता है, वो फॉल्ट कोड आएगा, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन सेंसर पहली बार तो आपको खोजना पड़ेगा कि क्या हुआ, ठीक है, फिर समझ में आया कि इस ऑक्सीजन कोड, ये ऑक्सीजन सेंसर को बदलने से ठीक हो जाता है, ठीक है, फिर आया वो कोड, तो आप समझ जाएंगे कि भैया ऑक्सीजन कोड बिगड़ रहा है, बार बार आप दोबारा में इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और फिर बहुत बड़ी बड़ी फ्लीट है जहाँ 10,000 20,000 गाड़ी के बारे में, तो वो सीधे बात करेंगे मैन्युफैक्चर से, सर क्या जी आपको किसी ने चूना लगा दिया है क्या जो हमारा ऑक्सीजन सेंसर बार बार फेल हो रहा है। होता है बड़े बड़े फ्लीट में ऐसा किया जाता है। अगर आप समझदार है तो आप करोगे कि भैया ठीक है मेरी फ्लीट्स हैं, जितना आप उस पर डेटा रखेंगे आपको उतना पता रहेगा भैया क्या बिगड़ रहा है क्यों बिगड़ रहा है। ऐसा कभी नहीं हो कि नहीं बिगड़ा, लेकिन प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस आप कर सकते हैं। प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस बहुत फायदेमंद है, बार बार पता चल जाएगा भैया ये इंजन यहाँ पे ये सिग्नल दे रहा है, येलो जोन में जा रहा है, अब रेड में जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगा, येलो पे ठीक कर दो। तो ये लार्ज स्केल में जिसका 100 ट्रक है, 500 ट्रक चला रहे हैं, वो लोग के लिए बहुत फायदा रहता है। और डेटा लॉगिंग से एक दूसरा फायदा आता है, ये डिपेंड करता है, मैं श्योर नहीं हूं कि इंडिया में होता है कि नहीं, लेकिन यूएस में है कि उससे आप इंश्योरेंस प्रीमियम घटा सकते हैं। यानी कि अगर आप डेटा उठा के दे देते हैं इंश्योरेंस वाले को, तो वो मतलब आपका इंश्योरेंस प्रीमियम घटा देंगे। अब रहा बात की रिस्क है कि वो इंश्योरेंस डिनाई कर सकते हैं, सर आपका गाड़ी ढंग से नहीं चला रहा था, बोले सारा डेटा जाता है कि एक्सीलेटर का किस लेवल पे पैडल था, और मतलब इंजन कैसा चल रहा था, आरपीएम क्या था, स्पीड क्या था, तो कंपनी धांधली कर सकती है, बट वो आप कर सकते हैं। दूसरा वो उतना कोई फायदेमंद चीज़ नहीं है, लेकिन प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस वो बहुत फायदेमंद चीज़ है। यानी आपको बार बार पता चल जाएगा, मतलब पहला कुछ महीना में ही आपको पता चलने लगेगा भैया अब गाड़ी बार बार यही छींक रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, इसे ठीक करो, इसको मेंटेन करो। तो ये बहुत फायदा रहता है, और ये गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट बोल देती है कि ठीक है आप ऐसा गाड़ी बनाइए जो इमिशन नहीं रहे, उसके लिए उसको सेंसर चाहिए, सेंसर सही रहेगा तभी, और सेंसर खराब होते गाड़ी नहीं बंद कर सकते क्योंकि हर कोई फंस जाएगा रोड पे, क्योंकि बिगड़ता ही रहता है आज नहीं तो कल सेंसर। तो चेक इंजन लाइट होने पर वो चेक कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि पोल्यूशन कम करे, इमिशन में खासतौर पे पोल्यूशन कम किया जाए, तो यूटिलाइजेशन होने लगा इसका। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए कि 100% यूनिवर्सल डीटीसी नहीं होने का ये तो बहुत बड़ा समस्या है। इसीलिए आप लोग देखेंगे बहुत सारे आपको आता है, मैंने नीचे लिंक दे दिया अमेजोन का और फ्लिपकार्ट का, बहुत सारे आपको ओबीडी लॉगर मिल जाएंगे। लेकिन बात है कि कुछ ओबीडी लॉगर कुछ ये मतलब 500 से 600 रुपये से शुरू होगा जो आपके मोबाइल से काम करेगा, कुछ आएगा जो मैकेनिक लोग यूज़ करते हैं 3-4 हज़ार है, कुछ 50,000 का है। 50,000 वाला क्यों है? 50,000 वाले कंपनी मेहनत करते हैं कि एक्चुअली सबका वो ये कोड जो है डीटीसी कोड वेरीफाई करते रहते हैं। अब उनको मेहनत करना पड़ता है कि भैया हम बोल रहे हैं कि बीएमडब्ल्यू का ये कोड का ये मतलब है, तो उनको चेक करना पड़ेगा ना बीएमडब्ल्यू के साथ। तो डीटीसी कोड हर से निकालना बहुत फचांग वाला चीज़ है, होना नहीं चाहिए था बट हो गया। तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। डिफरेंट बोल रहे, एक ही कोड 2 ब्रांड में 2 अलग अलग चीज़ बताएगा, तो वही दिखाएगा आपको। इसीलिए चाहिए मैन्युफैक्चर का लुकअप टेबल के बिना बहुत डिटेल नहीं निकाल सकते, काफ़ी हद तक कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको पता चल गया ये एरर आ रहा है और फिर आप रिपेयर करने, अरे स्पार्क प्लग बिगड़ा था, यानी कि ये कोड का मतलब है स्पार्क प्लग में कुछ धांधली हो रहा है, तो वैसे करके भी आप रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं कोड का मतलब क्या है। तो वही समझिए। अब रहा बात की डेटा लॉगिंग काफ़ी लोगों के लिए यूजफुल टूल है। डेटा लॉगिंग थोड़ा महंगा होता है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ओबीडी टूल अगर आप खरीदना चाहते हैं 400-500 रुपये के अंदर निपट जाएगा, लेकिन डेटा लॉगर खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। अब रहा बात की वो लोगों पे है, और रहा बात की इतना फचांग कोई क्यों करे, खासतौर पे नई गाड़ी सब में, जैसे BS6 वाले सब में क्यों करे, क्योंकि मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, सबसे सस्ता आपके गाड़ी में पड़ेगा प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस। क्योंकि गाड़ी बोल रहे हैं वो छींकने का छींक सकता है, आप बोलोगे अरे मोड 4 डालो, फ्लश कर दो, क्या ही लोड ले रहे हो, लेकिन अगर दोबारा आ गया तुरंत ध्यान दीजिए, यानी कि वो सीरियस है, सही में गड़बड़ हुआ है। अगर वो सही में गड़बड़ है, उसी टाइम अगर रिपेयर कर लेते हैं तो कैस्केडिंग फेलियर नहीं होता है। इंजन बहुत नाजुक चीज़ है आजकल का, वो थोड़ा सा एक चीज़ बिगड़ा धड़ाड़ा के तुरंत चीज़ बिगड़ जाएगा। अब वो थोड़ा सा में रिपेयर कीजिए, मान लीजिए महंगा लगता है कि आपको वो बोल रहा है कि भैया फ्यूल इंजेक्टर में जनरली धांधली होगा, या ऑक्सीजन सेंसर, ये सब पता भगवान जाने ऑक्सीजन सेंसर क्या बनाया हुआ कि बार बार बिगड़ता है, एयर इनटेक सेंसर, ये सब सेंसर सबसे पहले बिगड़ते हैं, डिपेंड करता है। तो ये सेंसर आप बदलते रहो, चलता रहेगा गाड़ी बढ़िया से। फिर आपका कहीं इमरजेंसी पोल्यूशन चेक हुआ, सर चेक क्लियर हो गया, टेंशन नहीं है।
तो वो मैं एकदम क्लियर करता हूँ। फ्लीट लेवल पे ये बहुत मायने रखता है कि अगर आप 100 गाड़ी को चला रहे हो और आजकल तो बाइक में आ गया, तो हम डोमिनोज वाले लोग तो कूद ही जाएँगे इस पे। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सबसे सस्ता है। आप पहले से मेंटेन करते रहो, लंबा चलेगा, हेडेक कम होगा। दूसरा, कस्टमर को स वाइज़ होना होगा। मतलब डेटा का ऑप्शन आ चुका है। अगर आप समझदार हैं, आप इसे कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनी आपको ये सब का कॉम्बो यूनिट देती है कि इसको लगा दीजिए, वो उसमें एक सिम कार्ड रहेगा। वो सिम कार्ड से वो जीपीएस डेटा मतलब एज़ अ ट्रैकर करता रहेगा, और उसमें एक एसडी कार्ड है जो बहुत सारा डेटा, जो आपका मतलब ये डेटा है, वो स्टोर करके रखा रहेगा। बहुत सारे जो ट्रक सबके लिए आता है, उसमें ये लाइव रिले भी करते रहते हैं। सारा टेलीमेट्री डेटा जाता रहेगा कि कहाँ है, कैसा चला रहा है गाड़ी। अब मान ली गाड़ी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा 120 पे हुई कर रहे हैं, तो हाँ सर जी, फ़ोन आ जाएगा वहाँ से कि सर थोड़ा गाड़ी उड़ा रहे हो भाई, वो ट्रक है, ट्रक को 120 पे नहीं उड़ाना चाहिए। मत पूछिए मुझे कैसे पता है ट्रक 120 पे कैसा लगता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि औज़ार आ गया है, कस्टमर पे है कि अगर उसे इस्तेमाल करते हैं काफ़ी भला हो सकता है, नहीं करते हैं, बस एक चीज़ है जिसके कारण नई बाइक महँगी हो गई है। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन ओबीडी पोर्ट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।